देखिए बेटा जी, लास्ट क्लास में हमने थायराइड की स्ट्रक्चर, उसके क्या क्या फंक्शन है, हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, उसकी बातें की थी। और मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि थायराइड का कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड का पीटीएच एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट कैसे एक्शन करते हैं। तो एक बार ध्यान से समझे क्या है। पहले तो हम बात कर रहे हैं, आपके सामने दो डायग्राम दिए गए, एक ये डायग्राम, एक ये मैंने वेंट्रल साइड का डायग्राम बनाया था थायराइड में, क्योंकि हमारे यहां पर वेंट्रल साइड में एच शेप में ये थायराइड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो इस्थमस से कनेक्टेड है। ये आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ट्रेकियल रिंग्स, तो ये वेंट्रल साइड में दिखाई देंगी, डोर्सल साइड में नहीं दिखाई देंगी। इसका मतलब ये तो वेंट्रल साइड का डायग्राम है और ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं किसके, थायराइड। तो आप रिंग से आइडेंटिफाई करें, यहां पर रिंग नहीं दिखाई दे रही, तो रिंग वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, वेंट्रल साइड का, क्योंकि ये इनकंप्लीट सी शेप रिंग्स हैं, तो ये डोर्सल साइड में नहीं दिखाई देंगे, डोर्सल साइड। और ये लोब जो दिखाई दे रहा है 1 and 2, ये थायराइड के लोब है और ईच थायराइड लोब हैव 2 पैराथायराइड ग्लैंड। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी, प्रत्येक थायराइड के पास में कितनी पैराथायराइड है, 2। यहां पर भी 2 और यहां पर। तो मैं कह सकता हूं किसकी बात हो रही है, पैराथायराइड की, और पैराथायराइड का नंबर जो है कितना है, 4 इन नंबर। कहां पर प्रेजेंट है, थायराइड के अंदर धसी हुई है, इट मींस एम्बेडेड इन थायराइड। पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा भी क्लियर। इसके अंदर स्पेसिफिक जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं पैराथायराइड को, उसको बोलते हैं चीफ सेल। जैसे थायराइड में हमने बोला था फॉलिकुलर सेल एंड पहला फॉलिकुलर सेल, यहां पर एंडोक्राइन सेल जो है उनका नाम क्या दे दिया बेटा हमने, चीफ सेल। और ये चीफ सेल जो है ये क्या रिलीज कर रही है, पीटीएच, और इसी पीटीएच का नाम क्या है, पैराथार्मोन। क्या नाम बेटा जी, पैराथार्मोन। ये टीसीटी का अपोज करता है, टीसीटी जो हार्मोन है उसके सभी रिएक्शन अपोजिट करेगा। तो फंक्शन देखते हैं, पहला फंक्शन है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। आप याद करो टीसीटी ने क्या किया था, ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज किया था, ये उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैल्शियम बढ़ना इट मींस हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। कैसे कैसे बढ़ेगा, पहला तरीका, कैल्शियम इंटेस्टाइनल रीजन से एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे इंटेस्टाइनल रीजन में जो भी कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्लियर। दूसरा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। वहां पर देखो क्या किया था, कैल्शियम को बोन के ऊपर डिपॉजिट किया। ऑस्टियोक्लास्ट ऐसी सेल हैं जो बोन से कैल्शियम को रिमूव कर रही है। इट मींस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, तो कैल्शियम को क्या कर रही है, रिलीज करेगी। कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल इससे भी बढ़ेगा, इंटेस्टाइनल लेवल से एब्जॉर्ब किया उससे बढ़ा, और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाई तो भी कैल्शियम बढ़ा। और नेक्स्ट तरीका यह है, जो यूरिन में कैल्शियम का लॉस कर रहा था टीसीटी, ये उस लॉस को डिक्रीज कर देता है, यूरिन में कैल्शियम को जाने नहीं देता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल। दोबारा देखिए बेटा जी, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा तो कैसा हार्मोन है, पीटीएच, हाइपर कैल्शियमिक। कैसे बढ़ा, इंटेस्टाइनल रीजन से कैल्शियम को निकाल लिया, ब्लड में छोड़ दिया तो ब्लड का कैल्शियम बढ़ गया। बोन से कैल्शियम को निकाल लिया, बोन से कैसे निकाला, ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन की सेल्स बोन के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो वो बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर बढ़ा दिया।
और यूरिन के अंदर या फिल्ट्रेट के अंदर जो कैल्शियम जा रहा था उस लॉस को डिक्रीज कर दिया, तो उसको जाने नहीं दिया, तो इसकी वजह से भी ब्लड का कैल्शियम बढ़ गया। और ये कैल्शियम जो बढ़े हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। बेटा जी कैल्शियम का क्या रोल है, जरा ये भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बार बार हम कैल्शियम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो लगे हाथ कैल्शियम का रोल भी देख लेते हैं, हमारी बॉडी में कहां कहां काम आ रहा है कैल्शियम का रोल। पहला, अभी तक जो पढ़ चुके हैं आप, ब्लड क्लोटिंग में, याद करो, ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम का रोल होता है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में, एक न्यूरॉन से जब मैसेज दूसरे न्यूरॉन पर जाता है तो उस ट्रांसमिशन में भी काम करता है कैल्शियम। थर्ड, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करेगा, कैल्शियम रोल करेगा। गैमिट जो है, गैमिट की मोटिलिटी के लिए, गैमिट की मोटिलिटी के लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम। आपने डिफरेंट यहां पर एस्पेक्ट देखे कि कैल्शियम कहां का मेजर रोल कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग रिएक्शन में काम कर रहा है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में काम कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहा है, गैमिट की मोटिलिटी मींस गैमिट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वहां पर काम करेगा। फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी में जब गैमिट आपस में फ्यूज होंगे वहां पर काम करेगा। तो गैमिट मोटिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन और ब्लड क्लोटिंग, इन सब के अंदर कैल्शियम का मेजर रोल है, इसीलिए ब्लड के अंदर कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी तक आपने कैल्शियम का रोल पढ़ा और कैल्शियम का रोल अलग अलग जगह पर आपने देखा। क्या क्या देखा, एक जगह पर आपने कैल्शियम का रोल देखा ब्लड क्लोटिंग में, एक जगह कैल्शियम का रोल देखा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक जगह कैल्शियम का रोल देखा गैमिट मोटिलिटी में, एक जगह कैल्शियम का रोल देखा आपने कि जहां पर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां पर कैल्शियम फिलअप होता है। तो कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत जगह पर रोल है, उसकी अहम भूमिका है। और उस कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए थायराइड का कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड का पीटीएच काम कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन का अपोजिट क्या काम है, पैराथार्मोन का, और पैराथार्मोन का अपोजिट क्या काम है, कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन ने क्या किया था, कैल्शियम को बोन के ऊपर डिपॉजिट किया था, ब्लड के कैल्शियम को कम किया था। पैराथार्मोन उसका अपोजिट कर रहा है। तो देखिए क्या क्या करेगा। पैराथार्मोन की एक्टिविटी आपने अलग अलग जगह देखी। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पैराथार्मोन, जिसे कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है, इसका हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। पहला पॉइंट देख रहे हैं, यहां पर हाइपोसिक्रेशन है। इस हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या हुआ बेटा जी, कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, और हाइपर सिक्रेशन का मतलब क्या हुआ, पीटीएच ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। कम अमाउंट में रिलीज होगा तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होने से, मैंने आपको बताया था, कैल्शियम की कमी होने से क्या हो जाता है, टिटेनी, इसी को बोलते हैं पैराथायरॉइड टिटेनी, या इसी को बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी। बॉडी फ्लूइड, ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्रीज होने से ऐसा हुआ है। क्या हो जाता है इससे, मसल में स्पाज्म आ जाती है,
मसल स्पाज्म का मतलब मैंने बताया था मसल में जकड़न। याद करो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बताया था मैंने, सडन कैल्शियम के बॉडी फ्लूइड के अंदर डिक्रीज करने से मसल्स में स्पाज्म, मींस जो मसल्स है उनमें ऐंठन आ जाती है, जकड़न आ जाती है। जनरली कौन कौन से, फेस या हैंड के मसल में क्या आ जाती है, जकड़न आना शुरू हो जाती है। तो बेटा जी ये तो बात हुई हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड। अब आपसे कह दिया जाए हाइपर सिक्रेशन में क्या क्या होगा, तो यह भी पता होना चाहिए आपको। हाइपर सिक्रेशन में जब ज्यादा अमाउंट में पीटीएच रिलीज हो रहा है तो ब्लड के अंदर यहां पर कैल्शियम डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली यहां पर ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज। कैल्शियम इंक्रीज हुआ, कैल्शियम बढ़ा, तो कैल्शियम कहां से आया होगा, बोन से आया होगा। बोन से निकाल लिया तो बोन से कैल्शियम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। और ब्लड के अंदर जितना ज्यादा कैल्शियम बढ़ेगा वो कहां पर जाएगा, किडनीज के पास, और किडनीज में जाकर क्या करेगा, किडनी स्टोन बना देता है, जिसको पथरी बोलते हैं ना। बोन से कैल्शियम निकाल दिया तो बोन के अंदर क्या बन जाएंगी, छोटी छोटी कैविटी, गुहा बन जाएंगी, कैविटीज। और इसी हाइपर सिक्रेशन के डिसऑर्डर को बोलते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ओस्टाइटिस मींस ये बोन से रिलेटेड है। ओस वर्ड किससे रिलेटेड होता है, बोन से रिलेटेड। तो ध्यान रहे बेटा जी, मैंने पैराथायरॉइड या पीटीएच के बारे में बताया कि पीटीएच हार्मोन रियली में क्या कर रहा है, ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। जबकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड के कैल्शियम को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए उसको हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता था। यहां पर इसी को पीटीएच हार्मोन को कोलिप हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि कोलिप ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्लियर है यहां तक सभी को? मैंने अभी जो बताया वो बताया। पैराथायरॉइड जो है उसका नंबर कितना होता है, 4। कौन सी साइड में दिखाई देगा वो भी मैंने बताया। कहां पर एम्बेडेड होगा, कहां पर दसा हुआ होगा, थायराइड के अंदर। एक थायराइड लोब के अंदर कितने होंगे, 2। दूसरे के अंदर भी कितने होंगे, 2। तो टोटल नंबर कितना होगा, 4। क्लियर है? कहां पर दिखाई देंगे, वेंट्रल साइड में तो हमें दिखाई देता है थायराइड, जबकि पैराथायरॉइड दिखाई देगा बेटा जी डोर्सल साइड में, मींस पीछे की तरफ। क्लियर? आपने यह भी देखा कि पीटीएच का क्या क्या रोल है, और आपने यह भी देखा कैल्शियम का क्या क्या रोल है, और आपने यह भी देखा कि पीटीएच कम होने से और पीटीएच ज्यादा होने से क्या क्या इफेक्ट होंगे। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे जिसका नेम है एड्रिनल ग्लैंड। नेम इंडिकेट कर रहा है एड एंड रीनल। रीनल पार्ट, ये रीनल पार्ट, रीनल का मतलब होता है किडनी। ठीक है? एड्रीनल यहां पर एडेड पार्ट है, यहां पर जुड़ा हुआ पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं, एड्रीनल। इसी का दूसरा नाम है और सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल का मतलब क्या हुआ कि रीनल पार्ट के हेड पोजीशन पर है, और इसी को बोलते हैं 4S ग्लैंड। 4S क्यों बोला बेटा? फर्स्ट S मीन्स साल्ट, सेकेंड S मीन्स सुगर, थर्ड S मीन्स सेक्स, एंड 4 मीन्स स्ट्रेस। ये हमारी बॉडी में 4S से रिलेटेड है, मीन्स हमारी बॉडी में साल्ट को, शुगर को, सेक्स कोर्टिकोइड को और स्ट्रेस को, इन सभी को रेगुलेट करना। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ध्यान से समझिए इसको। एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 4S, साल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस को
रेगुलेट करेगा। कहां पर लोकेशन है इसकी? किडनी के ठीक ऊपर। किडनी की लोकेशन कहां होती है? T12 से L3 के बीच में, बताया था मैंने आपको। इसके दो पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलते हैं बेटा जी एड्रीनल कोर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं बेटा जी एड्रीनल मेडुला। तो मैं कह सकता हूं पार्ट और कितना परसेंटेज बना रहा है, डिफरेंस देख रहे हैं दोनों। पार्ट एड्रीनल कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट। कितना परसेंटेज बनाएगा? टोटल का 80% पार्ट बना। एड्रीनल मेडुला ये कौन सा पार्ट है? ये इनर पार्ट है और ये 20% पार्ट बना। पहला डिफरेंस समझ में आया सभी को? दूसरा डिफरेंस देख रहे हैं बेटा। दूसरा डिफरेंस है ओरिजिन। ध्यान रहे इन दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, इसीलिए एड्रीनल को ड्यूअल ओरिजिन बोलते हैं। ड्यूअल ओरिजिन का मतलब दो अलग अलग ओरिजिन है। एड्रीनल कोर्टेक्स की मीजोडर्म से ओरिजिन होती है, ये मीजोडर्मल पार्ट है, जबकि एड्रीनल मेडुला जो है वो एक्टोडर्मल पार्ट। तो ओरिजिन के बेसिस पर भी डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। तीसरा है एड्रीनल कोर्टेक्स जो है उसके 3 डिफरेंट जोन होते हैं, और एड्रीनल मेडुला के कोई भी जोन नहीं होते। जोन के बेसिस पर भी डिफरेंस पूछ सकते। नेचर ऑफ हार्मोन, मैंने केमिकल नेचर अलग अलग बता रखी है आपको। स्टीरोइड, प्रोटीनियस, आइडोथायरोनिन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव बता रखे। तो नेचर ऑफ हार्मोन के बेसिस पर भी यदि देखा जाए तो एड्रीनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है ये स्टीरोइड नेचर के हार्मोन है, जबकि एड्रीनल मेडुला एमिनो एसिड डेरिवेटिव। हार्मोन, हार्मोन कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, ग्लूको कोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स। मिनरेलो कोर्टिकोइड, ग्लूको कोर्टिकोइड और सेक्स कोर्टिकोइड ये एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन है, जबकि एड्रीनल मेडुला के एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। मैंने अलग अलग पार्ट आपको बताए। फर्स्ट पार्ट आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट कोर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। सेकेंड ओरिजिन, आउटर पार्ट की ओरिजिन मीजोडर्म से है, इनर पार्ट की ओरिजिन एक्टोडर्म से। 3 डिफरेंट जोन्स हैं कोर्टेक्स के, एड्रीनल मेडुला में कोई भी जोन डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। हार्मोन का नेचर, ये स्टीरॉइड हार्मोन है, वो एमिनो एसिड डेरिवेटिव। हार्मोन कौन कौन से हैं एड्रीनल कोर्टेक्स के? मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स कोर्टिकोइड है, जबकि एड्रीनल मेडुला के एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हम ये देखेंगे कि यहां पर 3 डिफरेंट जोन कौन से हैं और वहां पर जोन डिफरेंशिएट नहीं होते। उससे पहले यह पता होना चाहिए कि एड्रीनल कोर्टेक्स को जितने भी हार्मोन हैं उनको स्टिमुलस कहां से मिलेगा? पहला मैसेज कौन देगा इनको? एड्रीनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, याद है? एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इसको मैसेज देती। एड्रीनल मेडुला को कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो ये सिंपैथेटिक के कंट्रोल में और ये किसके कंट्रोल में है? एंटीरियर पिट्यूटरी के ACTH के कंट्रोल में होता है। क्लियर है बट? यहां तक क्लियर है सभी को? नोट करें। अब हम ये देखेंगे कि आउटर पार्ट में 3 डिफरेंट जोन कौन कौन से। देखिए बेटा, हम इसको देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये एड्रिनल कोर्टेक्स का पार्ट है और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एड्रिनल मेडुला का पार्ट है। क्लियर है बेटा? एड्रिनल कोर्टेक्स का ये सबसे आउटर मोस्ट, ये वाला पार्ट, ये मिडल वन और ये इनर मोस्ट और ये एड्रिनल मेडुला का पार्ट। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर आपको एक कवरिंग दिखाई देगी। ये जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा जी, इस कवरिंग को बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस कैप्सूल। क्लियर है बेटा? और जो एड्रिनल कोर्टेक्स के पार्ट है, इसे मैं ए लेबल कर रहा हूं, इसे बी लेबल कर रहा हूं, इसे सी लेबल कर रहा हूं और एड्रिनल मेडुला को डी। ये पार्ट तो जोन में डिफरेंशिएट नहीं है। यहां पर 3 पार्ट है, ए बी एंड सी। ए को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, बी को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, सी को बोलते हैं जोना रेटिकुलेरिस। ए जोना ग्लोमेरुलोसा, बी जोना फैसिकुलेटा, सी जोना रेटिकुलेरिस और एड्रिनल मेडुला के कोई भी पार्ट अलग अलग डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड नहीं है। इनमें से भी सबसे मोटा भाग या सबसे थिकेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? फैसिकुलेटा। क्लियर है? पता लग गया आपको? अब बेटा जी 3 अलग अलग हार्मोन मैंने बताए। ये हार्मोन ए और बी सी की फॉर्म में मैं लेबल कर देता हूं। ए क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये मिनरेलोकोर्टिकोइड रिलीज करता है। बी जोना फैसिकुलेटा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करता है। सी जोना रेटिकुलेरिस, ये सेक्स कोर्टिकोइड रिलीज करता है। और एड्रिनल मेडुला क्या करेगा? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन रिलीज करेगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब ऊपर मैंने 4S लिखा था, साल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस। तो इसी रेस्पेक्ट में ए साल्ट, बी शुगर, सी सेक्स कोर्टिकोइड एंड डी एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ये क्या है? स्ट्रेस से रिलेटेड। क्लियर है? इसीलिए इसको सुप्रारीनल या 4S ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है सभी को? एक एक फंक्शन को समझते हैं जो एड्रिनल कोर्टेक्स के फंक्शन है। एड्रिनल कोर्टेक्स के सबसे आउटर पार्ट को नाम दिया हमने जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर पार्ट क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करेगा? मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड का स्पेसिफिक नाम दे दिया एल्डोस्टेरोन। ठीक है?
इसका नेचर कैसा है? स्टीरॉइड हार्मोन है। इसका मतलब इस केस में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा, ये सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर करेगा। हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन कब रिलीज होना चाहिए? जब सोडियम इन ब्लड इज लो, जब हमारे ब्लड के अंदर सोडियम कम है। पोटेशियम इन ब्लड इज हाई, और पोटेशियम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो हमारी बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज करती है, एडिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड एंजियोटेंसिन जो है, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में, इन दोनों के प्रभाव में एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। आपने पढ़ा होगा रास सिस्टम में आता है एंजियोटेंसिन, और एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएंगे। तो इस एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? पहले तो एक लाइन में हम ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा। कम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोसिक्रेशन, कम सिक्रेशन। और ज्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रेशन। ज्यादा होने से एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, और इसकी अमाउंट कम होने से एडिशन डिजीज हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज इस मिनरेलोकोर्टिकोइड या एड्रिनल कोर्टेक्स का जो हार्मोन है उसकी अमाउंट कम होने से होता है, हाइपोसिक्रेशन से। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस एल्डोस्टेरोन के फंक्शन क्या क्या है। एक एक फंक्शन देखते हैं बेटा। फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है मेंटेन हाई लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। हमारे ब्लड में क्या था? सोडियम कम हो गया, तो इसे मेंटेन करेगा हाई लेवल पर। इसका मतलब हमारे ब्लड के सोडियम लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और हमारे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम हाई था उसको क्या करेगा? लो करेगा। तो मेंटेन द लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। जब ऐसी कंडीशन थी तब तो ये रिलीज हुआ था, और रिलीज होने के बाद इसने ऐसी कंडीशन बना दी, सोडियम के लेवल को ब्लड में हाई कर दिया, पोटेशियम को कम कर दिया। सोडियम के लेवल को हाई कैसे किया होगा? हमारा जो यूरिन में सोडियम जा रहा था उसको वापस निकाल लिया। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन से जो फिल्टर होकर जा रहा था नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसे वापस ले लिया। जब इसको वापस लेगा सोडियम को, तो उसी पार्ट से वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कराएगा, पानी को वापस ले लेगा। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन भी कर लिया और वाटर का भी कर लिया। इसीलिए इसको साल्ट NaCl, NaCl में Na जो पार्ट है वो साल्ट का है, इसीलिए इसको साल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। हमारी बॉडी में साल्ट से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने 4S नाम दिया। पहला S किससे रिलेटेड है बेटा? साल्ट से रिलेटेड। जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से सोडियम निकाल लिया, इसका मतलब जो यूरिन में सोडियम जा रहा था या हमारे स्वेटिंग जो पसीना होता है उसमें सोडियम जा रहा था, तो वहां पर सोडियम की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम। डिक्रीज सोडियम लॉस इन यूरिन एंड स्वेट। जो हमारा यूरिन बना है, पेशाब बना है, स्वेट पसीना बना है, उसमें सोडियम का लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप बताओ, जब हाइपोसिक्रेशन होगा, जब कम सिक्रेशन होगा, तो सोडियम लेवल का हाई लेवल मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, और जब ज्यादा सिक्रेशन होगा तो ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल हाई मेंटेन होगा। क्लियर है बेटा? तो ये तो बात हो गई एड्रिनल कोर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा की। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन रिलीज किया, कब ये रिलीज होगा, कौन इसे रिलीज कराएगा, और क्या क्या इसके फंक्शन होंगे, और इसके कम सिक्रेशन और ज्यादा सिक्रेशन से क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट बात करेंगे हम इसी के जोना फैसिकुलेटा पार्ट की। अब देखें, एड्रिनल कोर्टेक्स का दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। दूसरे पार्ट में है जोना फैसिकुलेटा पार्ट, और जोना फैसिकुलेटा क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज कर, नेम इंडिकेट कर रहा है किससे रिलेटेड होगा? ग्लूकोज से रिलेटेड। कैसा हार्मोन है बेटा? ये भी स्टीरॉइड हार्मोन।
जिस तरीके से मैंने मिनरेलोकोर्टिकोइड का एग्जांपल दिया कि एल्डोस्टेरोन है, उसी तरीके से ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल है, जैसे कि कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है। किससे रेगुलेशन कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर। क्या क्या फंक्शन है, जरा एक बार फंक्शन देखते हैं। हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूको इट मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज शुगर बना रहा है। एमिनो एसिड या प्रोटीनियस पार्ट से ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो मैं कह सकता हूं ब्लड का शुगर लेवल क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा, एक्ट एज एंटी इंफ्लामेटरी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम। एक एक मीनिंग समझे क्या? एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब होता है हमारे शरीर में जब भी सूजन आ जाती है तो सूजन को कम करने का काम करेगा। क्लियर है मेरी बात? एंटी इंफ्लामेटरी, जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है शरीर में, उसको कम करता है। एंटी एलर्जिक, इसका मतलब जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, चाहे वो हे फीवर हो, चाहे वो अस्थमा हो, उसको कम करने का काम करेगा। सप्रेस इम्यून सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, आजकल कोरोना चल रहा है आपको पता है, इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। इम्यून सिस्टम सभी जानते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इम्यून सिस्टम को यदि सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब एक फायदा लिया जा सकता है यहां पर। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कब किया जाता है? जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तब करते हैं। इसका मतलब यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तब इसका यूज किया जा सकता है। एंटी एलर्जिक है तो इसका मतलब अस्थमा के ट्रीटमेंट में, अस्थमा क्या एलर्जिक रिएक्शन है, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ एक्टिव हो जाता है तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो कोर्टिसोल को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, अस्थमा में या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कई बार मैंने बता दिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ये ब्लड वेसल, इसके डायमीटर को कम करने का काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है बेटा, और डायमीटर को कम करेगा तो ऑब्वियसली बीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब पहले इतना डायमीटर था, अब उसको कम कर दिया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। दोबारा देखें, एड्रिनल कोर्टेक्स का ये जो जोना फेसिकुलेटा है, सबसे मोटा भाग है, मींस थिकेस्ट पार्ट है। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज कर रहा है। ये एक स्टीरॉइड हार्मोन है। कोर्टिसोल और कोर्टिसोन इसके एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, मींस डिफरेंट एमिनो एसिड या प्रोटीन से ग्लूकोज शुगर बनवाएगा। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करेगा। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। यह एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। और यदि हमारी बॉडी में इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर का मतलब ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। ज्यादा सिक्रेशन होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट ज्यादा अप्लाई होगा, तो बीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा होगी तो ग्लूकोज क्या बनेगा? ज्यादा। तो शुगर हाई होगा, हाई बीपी होगा। शुगर लॉस इन यूरिन, जितना ज्यादा ब्लड के अंदर शुगर बढ़ता जाएगा तो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में शुगर रह नहीं सकता, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फैट डिपॉजिट अंडर स्किन, हमारी स्किन के नीचे फैट का जमाव होना शुरू हो जाता है, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। फेस स्वोलन, फैट डिपॉजिट होगा तो फेस स्वोलन, हमारा जो चेहरा है वो क्या होगा? फूला हुआ दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा।
आपने सभी फंक्शन देखे बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की और बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 आपने देख लिए। फिफ्थ फंक्शन है आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बट डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम भी कौन कर रहा है? कोर्टिसोल। जबकि डब्ल्यूबीसी को क्या करता है? सप्रेस करता है। अभी तक बेटा मैंने दो बातें की, एक जोना फेसिकुलेटा पार्ट की, दूसरी जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट की, तीसरी बात कर रहे हैं और तीसरा फंक्शन है जोना रेटिकुलेरिस। तीसरा कौन सा है? जोना रेटिकुलेरिस। और ये जोना रेटिकुलेरिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? सेक्स कोर्टिकोइड्स। और इसका नेचर भी कैसा है बेटा जी? स्टीरोइड हार्मोन। ये स्टीरोइड हार्मोन सेक्स कोर्टिकोइड मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर भी। इसीलिए मेल हार्मोन फीमेल के अंदर, फीमेल हार्मोन मेल के अंदर पाया जाना किसकी वजह से होता है? जोना रेटिकुलेरिस पार्ट। और ये जोना रेटिकुलेरिस पार्ट जो है ये एड्रिनल कोर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। इसके ठीक अंदर की तरफ एड्रिनल मेडुला पार्ट होगा बेटा। देखिए बेटा, एड्रिनल कोर्टेक्स का जो इनर मोस्ट पार्ट जो मैंने बताया अभी, जोना रेटिकुलेरिस, उसके कौन कौन से हार्मोन है? सेक्स कोर्टिकोइड। और सेक्स कोर्टिकोइड का नेचर कैसा है? स्टीरोइड। और मैंने अभी बताया मेल हार्मोन फीमेल में और फीमेल हार्मोन मेल में एड्रिनल ग्लैंड की वजह से ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एंड्रोस्टेरोन, या इसी को बोलते हैं डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। एंड स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंसीडर किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कोर्टेक्स का जोना रेटिकुलरिस कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? सेक्स कोर्टिकोइड। कैसा नेचर है उसका? स्टीरोइड। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? एंड्रोस्टेरोन है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है, या स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या रोल है? इसको समझने के लिए आपको दो अलग अलग सिनेरियो समझने पड़ेंगे, दो अलग अलग चीजें समझनी पड़ेंगी। एक मेल का केस, एक फीमेल का केस। देखो बेटा जी, मेल के अंदर ऑब्वियसली मेल हार्मोन ज्यादा होगा फीमेल के कंपैरिजन में, और फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन ज्यादा होगा मेल के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, वो हार्मोन रिलीज करेगा। फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट है, वो हार्मोन रिलीज करेगा। और सेक्स कोर्टिकोइड ये भी रिलीज हो रहे हैं। तो सामान्य केस में, नॉर्मल केस में मेल के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में, और फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन ज्यादा होता है मेल की तुलना में। क्या काम है? मेल के अंदर यदि ऐसी कंडीशन है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा, बॉडी पर हेयर की ग्रोथ करेगा, और मेल लाइक वॉइस होगी। देखिए बेटा, सभी का मीनिंग समझे एक एक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जैसे दाढ़ी मूंछों का आना मेल के केस में। फीमेल के केस में क्या होगा? जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट,
तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो हैं जो मेल को मेल जैसा अपीयरेंस देते हैं। बॉडी हेयर का मतलब मेल के अंदर देखेंगे तो फेशियल हेयर भी प्रेजेंट है, चेस्ट के ऊपर हेयर भी प्रेजेंट है। तो बॉडी के ऊपर जो हेयर जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट रीजन पर मेल हार्मोन की वजह से, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो भी मेल हार्मोन की वजह से हुआ है। मेल लाइक वॉइस, इसका मतलब मेल की वॉइस जो होती है वो भारी होती है, और भारी वॉइस को बोलते हैं लो पिच। फीमेल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनको मेंटेन करेगा। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड का जो साइज जो है वो फीमेल के अंदर एनलार्जमेंट मीन्स बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टार्ट ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फीमेल लाइक हेयर मीन्स फीमेल में फेशियल हेयर प्रेजेंट नहीं होते, चेस्ट पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसे में थोरेसिक रीजन पर हेयर नहीं है, फेस पर हेयर नहीं है, तो फीमेल लाइक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से होगा और मेल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से होगा। यह कंडीशन कब है? जब मेल में मेल हार्मोन ज्यादा है और फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा है। तो और फीमेल लाइक वॉइस क्या है? हाई पिच वॉइस मीन्स यहां पर भारी आवाज है तो यहां पर फीमेल लाइक वॉइस कैसी होगी? पतली आवाज होगी, चीखने चिल्लाने वाली आवाज होगी। क्लियर? अब इन दोनों का हाइपर सिक्रेशन करवा के देखें। हाइपर सिक्रेशन इन मेल और हाइपर सिक्रेशन इन फीमेल। हाइपर का मतलब क्या होगा बेटा जी? यहां सेक्स कोर्टिकोइड ज्यादा हो रहे, और हाइपर सिक्रेशन मेल के अंदर भी सेक्स कोर्टिकोइड ज्यादा हो रहे। जब मेल के अंदर सेक्स कोर्टिकोइड ज्यादा होंगे तो यहां पर इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और यहां पर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। मीन्स दाढ़ी मूछें गायब होना, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और इसी कंडीशन को क्या बोल दिया? गायनेकोमेस्टिया। ये कंडीशन कब हुई? जब मेल के अंदर हाइपर सिक्रेशन हुआ सेक्स कोर्टिकोइड। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी सेक्स कोर्टिकोइड ज्यादा हो जाए तो इसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म या स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म या स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। इसमें क्या होगा? मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, मीन्स फीमेल के केस में दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी। यहां पर लेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मीन्स मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है या स्तन ग्रंथियों का जो विकास होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो बेटा दोबारा एक बार देखें। एड्रिनल कोर्टेक्स का इनर पार्ट है जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस क्या कर रहा है? सेक्स कोर्टिकोइड रिलीज कर रहा है। सेक्स कोर्टिकोइड कैसा हार्मोन है? स्टीरॉइड। मेल का हार्मोन फीमेल में और फीमेल का हार्मोन मेल में इसी ग्लैंड की वजह से पाया जाता है। एग्जाम्पल एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? अब यदि देखा जाए तो इसका फंक्शन देखा जाए तो क्या क्या फंक्शन होंगे वो देख लेते हैं। मेल के अंदर फंक्शन होंगे, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। मेल के अंदर बॉडी हेयर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर हेयर की ग्रोथ करवाता है। मेल लाइक वॉइस या लो पिच वॉइस मीन्स आवाज का भारीपन करवाता है। फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टार्ट ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, और फीमेल लाइक हेयर या फीमेल लाइक वॉइस ये डेवलप कराता है।
अब यदि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, मेल के अंदर सेक्स कोर्टिकोइड हाइपर हो गया या फीमेल के अंदर सेक्स कोर्टिकोइड हाइपर हो गया, तो मेल के अंदर हाइपर होगा तो गायनेकोमेस्टिया कंडीशन, इसका मतलब फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में आ जाएंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल में होना शुरू हो जाएगा। यहां पर मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाएंगे यदि फीमेल में हाइपर सेक्स कोर्टिकोइड हो रहा है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, लेस। इसी को बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म या स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। क्लियर है बेटा? ये तो बात हुई एड्रिनल कोर्टेक्स की। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला पार्ट की। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन कहां से हुई है बेटा जी? एक्टोडम से ओरिजिन। कौन से हार्मोन रिलीज करेगी? एड्रिनलिन एंड नोरएड्रिनलिन, इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स। ये हार्मोन स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होते हैं, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इन्हीं को ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ का मतलब फ्राइट भय, फ्लाइट उड़ान, एंड फाइट झगड़ा। मीन्स जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उनके अंदर ये इमरजेंसी हार्मोन मीन्स स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होने वाले हार्मोन है। एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन दोनों हार्मोन टायरोसिन डेरिवेटिव है बेटा। आपसे पूछा जाए कहां से उत्पन्न होते हैं तो टायरोसिन एमिनो एसिड है, तो टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव है। एड्रिनल मेडुला किसके कंट्रोल में होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस। तो जो फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो जो फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थे वो सभी के सभी फंक्शन यहां पर अप्लाई कर दिए जाएं तो आपको क्या लगेगा कि एड्रिनल मेडुला के फंक्शन भी क्या हो गए? कंप्लीट। तो हम इसके सभी फंक्शंस की बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं एड्रिनल मेडुला के हैं, उन सभी फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है बेटा, इसमें सबसे पहला फंक्शन देखें, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या कर रहा था? प्यूपिल को डायलेशन कर रहा है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को डायलेट करना। क्लियर? इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी बात करेगा तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब भी बात करेगा तो हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन में जितनी भी कंडीशंस बन रही हैं वो सभी अप्लाई करो। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो पाइलो इरेक्शन ऑफ हेयर, मुंह सूखने लग जाता है, इसका मतलब माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड का एक्टिवेशन है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग ज्यादा तेजी होने लगी।
हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बताऊं कि हम बंद कमरे में अचानक से घुसे और वहां पर हमने कोई स्नेक देख लिया, कोई सांप देख लिया, या फिर अचानक से हम कोई रिजर्व, टाइगर रिजर्व में गए और अचानक से टाइगर दिख गया, तो जो सिचुएशन आपके दिमाग में या आपकी बॉडी में डेवलप होती है, वो सभी की सभी सिचुएशन हम यहां पर फंक्शन के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। और सभी सिचुएशन कौन कौन सी होंगी देखिए एक बार। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन बन सकती है? प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन का मतलब जो हमारी आईज में प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, पहली कंडीशन। रेस्पिरेशन रेट, इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। इसका मतलब जो ये ट्रैकिया वाला रीजन क्या होना चाहिए? वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। ट्रैकिया क्या हो जाता है? डायलेट। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। हार्ट बीट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। हमारे ब्रेन के पास में ऐसी कंडीशन में ब्लड सप्लाई, मसल्स के पास में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन ब्रेन एंड मसल। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज, शुगर इंक्रीज होना चाहिए, तो ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के पीछे और भी रीजन है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जब भी हमारे को इमरजेंसी सिचुएशन का फेस करना पड़ेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी क्या करेगी? कंज्यूम करेगी। इंक्रीज अलर्टनेस, जागरूक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। रेजिंग ऑफ हेयर, रोंगटे खड़े होना, मीन्स पाइलो इरेक्शन। ये सभी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। और ये सभी कंडीशंस कब डेवलप हुई? जब इमरजेंसी सिचुएशन आई। इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन या कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। ये जो एड्रेनलिन है, इसी का नाम एपिनेफ्रिन भी है। नॉर एड्रेनलिन है, इसी का नाम नॉर एपिनेफ्रिन भी। क्लियर बेटा? तो ये पूरा हुआ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एक बार मैं अभी तक जितनी भी मैंने बातें की है उसको संक्षिप्त रूप में मैं एक टेबल बना देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। कौन कौन से हार्मोन एड्रिनल मेडुला के? तो मैंने आपको बताया ये कैसे हैं। टायरोसिन डेरिवेटिव, टायरोसिन से बने हुए। कौन सी कंडीशंस? इमरजेंसी कंडीशन में। तो एड्रिनल मेडुला में कौन से? ट्रिपल एफ या इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं। क्या क्या नाम दिया? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इसी का नाम क्या दिया? नॉर एपिनेफ्रिन। और इसका नाम क्या दिया?
एपिनेफ्रिन। ये तो बात हो गई बेटा जी एड्रिनल मेडुला की। और इस एड्रिनल मेडुला की ओरिजिन कहां से हुई? एक्टोडर्म से। अब बात कर लेते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के। एड्रिनल कोर्टेक्स के 3 पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। जोना रेटिकुलेरिस ने क्या रिलीज किया? सेक्स कोर्टिकोइड्स। जोना फैसिकुलेटा ने क्या रिलीज किया? ग्लूको कोर्टिकोइड्स। और जोना ग्लोमेरुलोसा ने मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। मिनरेलो कोर्टिकोइड्स में एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, सेक्स कोर्टिकोइड में डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन, एंड स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जितने भी हार्मोन हैं ये कैसे नेचर के हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। और ये कैसे हैं? एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो यहां पर जो रिसेप्टर होगा ये कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, या क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। और बेटा जी यहां पर एड्रिनल कोर्टेक्स में जो है यहां पर स्टेरॉइड नेचर है तो ये एक्शन होगी। तो यहां पर कैसे एक्शन होगी? किसके थ्रू होगी? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के थ्रू। मैंने बताया था हार्मोन तभी एक्ट करेगा जब क्या होना चाहिए? हार्मोन भी होना चाहिए प्लस रिसेप्टर भी होना चाहिए, तब जाकर HRC हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तब जाकर एक्शन होगी। क्लियर है? तो हार्मोन और रिसेप्टर, हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है और ये रिसेप्टर जो है ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो सकता है, कोई भी प्रोटीनियस नेचर या एमिनो एसिड नेचर का जो हार्मोन है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, जबकि यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूक्लियर के अंदर होते हैं और कुछ केसेस में साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर भी होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा जी आज जो मैंने बातें की हैं वो 4S से रिलेटेड बातें की है। 4S कैसे? मिनरेलोकोर्टिकोइड किससे रिलेटेड है? साल्ट से रिलेटेड। ग्लूकोकोर्टिकोइड किससे रिलेटेड है? शुगर से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? सेक्स से रिलेटेड। और ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड। इसीलिए 4S मींस एड्रिनल ग्लैंड, कंप्लीट एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं 4S, जिसमें कोर्टेक्स भी आ गया और मेडुला पार्ट भी आ गया। क्लियर? आज मैंने एड्रिनल ग्लैंड की बातें की। एड्रिनल ग्लैंड में मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड एंड कैटेकोलामाइन्स जो हैं उन सब के फंक्शंस के बारे में बात की, और पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बात की कि उसका पीटीएच हार्मोन का क्या क्या रोल होगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। 5 ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। इन सब से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।